दिस इज़ मंजू कुमारी एंड वेलकम टू बिगिनिंग फॉर लर्निंग। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा बीए थर्ड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और टॉपिक का नाम है फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक बीए के थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, बट एज अ इंडियन एक भारतीय होते हुए सभी भारतीयों को अपने संविधान के बारे में जानना भी जो है बहुत आवश्यक है। तो ये हर किसी के लिए यूजफुल वीडियो है। तो हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में। बट उससे पहले हम यहाँ पर जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बना उसके बारे में भी एक ब्रीफ जो है डिस्कशन करेंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि मेरे को यहाँ पर जो है वो फीचर्स कराने हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बट फिर भी जस्ट एक हमें पता होना चाहिए हमारा जो संविधान है वो कैसे बना। तो हमारा संविधान किसने बनाया? जो हमारी संविधान सभा थी उसने हमारे संविधान को बनाया है। तो जो हमारी संविधान सभा थी वो किसके अकॉर्डिंग, किसकी सिफारिशों के अकॉर्डिंग बनाई गई थी? तो जो हमारी संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है हमारी संविधान सभा को जो है वो बनाया गया था। ठीक है, ये है हमारी कैबिनेट मिशन प्लान, इसके अकॉर्डिंग हमारी संविधान सभा का निर्माण किया गया। और हमारी संविधान सभा कब बनी ये आपको याद रखना है। तो हमारी संविधान सभा जो थी वो दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बनती है। अब हमारी संविधान सभा बनने के बाद हमारी संविधान सभा के जितने मेंबर्स थे उनकी पहली मीटिंग जो है वो 9 दिसंबर 1946 को जो है पहली मीटिंग होती है। अब क्योंकि संविधान सभा बन गई तो उसके अब जो है वो डिस्कशन भी होगा कि किस तरह से संविधान बनाया जाएगा। तो उसके लिए हमारी जो पहली मीटिंग होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। और इस दिन जो हमारी पहली मीटिंग होती है इसमें संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो ज़्यादा एज के थे, मतलब बहुत ओल्ड थे जब उनको चुना गया था। तो इसीलिए जब हमारी पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी तो 10 दिसंबर को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जो है मृत्यु हो जाती है, क्योंकि काफ़ी बुजुर्ग थे जब उन्हें चुना गया था पहली मीटिंग में। तो उनकी 10 दिसंबर को जो है वो मृत्यु हो जाती है। वैसे जो पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें 40 मेंबर्स ने भाग लिया था, तो अगले दिन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है जो अध्यक्ष चुने गए थे। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, तो 10 दिसंबर को कोई मीटिंग नहीं होती है क्योंकि उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर जो संविधान सभा की अगली मीटिंग होती है वो होती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को जो है वो संविधान सभा की दूसरी मीटिंग होती है। और जब दूसरी मीटिंग होती है तो दूसरी मीटिंग में अब जो अध्यक्ष हैं, क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की तो मृत्यु हो गई है, अब अध्यक्ष जो है वो फिर से चुनना था। तो दूसरी मीटिंग में जो अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष चुना जाता है और इनको स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें हमारा पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। तो सर्वसम्मति से जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को हमारा स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है संविधान सभा का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं। 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को क्या होता है? अब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ये जो है वो संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, वो पेश करते हैं काफ़ी विचार विमर्श के बाद। और जो मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि इन्होंने कब पेश किया था उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया था। ठीक है, और उसके बाद इसको जो है कब स्वीकार कर लिया गया था? तो इसको स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947। मतलब एक साल एक साल क्या, दो महीने का कोई मुश्किल से फर्क था। तब जो है इनके जो ये प्रस्ताव था, उद्देश्य प्रस्ताव, उसको स्वीकार कर लिया जाता है संविधान सभा के द्वारा। अब इनके उद्देश्य प्रस्ताव में काफ़ी चीज़ें थी जो हमारे संविधान में होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन किया था कि लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, लोगों के मौलिक अधिकार होने चाहिए, वो सारी बातों को उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था। तो ये तो हुई हमारी शुरुआत की कि कुछ हमारी 2-3 मीटिंग में जो है इस तरह का काम जो है संविधान सभा ने किया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि अब जो उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी
मसौदा जो सभा थी उसको कहा गया था। मसौदा यानी एक ड्राफ्ट बना के दिया इन्होंने, पूरे संविधान का जो एक ड्राफ्ट बना के दिया। तो सबसे पहली बात है कि ये कमेटी जो थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका निर्माण जो है वो कब हुआ था, तो इसका निर्माण होता है 9 अगस्त 1947। ठीक है, 9 अगस्त 1947 को जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है उसका निर्माण किया जाता है और वी.आर. अंबेडकर को जो है इसका अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, और इस कमेटी में और भी जो है इनके अधीन 7 मेंबर्स थे जिन्होंने इस ड्राफ्टिंग कमेटी का जो है वो इसमें कार्य किया था। तो आपको ड्राफ्टिंग कमेटी में ये याद रखना है कि ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है इसके अध्यक्ष चुने गए थे और इसमें 7 मेंबर्स थे। ठीक है, जैसे श्री एन गोपाला स्वामी अयंगर, श्री बलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, डॉक्टर सैयद मोहम्मद सादुल्ला, श्री एन माधव राव। ठीक है, और जैसे एक और थे हमारे श्री डी.पी. खेतान। डी.पी. खेतान जो थे वो 1948 में उनका जो है मतलब कि इनको ये चुना गया था इनको भी, बट 1948 में डी.पी. खेतान की जो है वो डेथ हो गई। इस वजह से फिर उनके स्थान पर जो एक नया मेंबर लाया गया और वो थे श्री टी कृष्णमाचारी। इनको संविधान सभा का जो है नया मेंबर फिर बनाया गया 1948 में। और श्री बी.एन. राव को मसौदा कमेटी का मुख्य सलाहकार जो है वो नियुक्त किया गया था। अब इनको मसौदा कमेटी का मुख्य सलाहकार क्यों नियुक्त किया गया, क्योंकि इन्होंने काफ़ी देशों की यात्राएं की थी, वहाँ के संविधान का डिटेल में जो है इन्होंने अध्ययन किया था। जैसे इंग्लैंड गए थे ये, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऐसे देशों का इन्होंने जाके वहाँ के संविधान का अध्ययन किया था। फिर आता है श्री एस.एन. मुखर्जी। एस.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य मसौदा लेखक, यानी इनको चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया। इन्होंने लेखन किया जितना भी चीज़ें थी मसौदा कमेटी में, तो इनको लेखक चुना गया था उसका। ठीक है, अब जो है वो संविधान जो है वो हमारा यहाँ जो ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो बन चुकी है। अब मसौदा कमेटी ने संविधान का जो मसौदा था, जो ड्राफ्ट था, वो 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंप दिया। 21 फरवरी 1948 को, ठीक है, इन्होंने मसौदा सौंप दिया संविधान सभा को। 21 फरवरी 1948 से लेकर 4 नवंबर 1948 तक मसौदा संविधान पर बहुत सारे विचार विमर्श हुए। मतलब जैसे इन्होंने 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इस पर विचार विमर्श होता रहता है। तो 15 नवंबर 1948 से लेकर 1949 तक जो है वो इस पर मतलब कि विचार किया गया बहुत डिटेल में जाकर। तब जाके 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक जो है इस पर मीटिंग होती रहती है और 26 नवंबर 1940 वाले दिन संविधान बनकर जो है वो तैयार हो जाता है। जैसे आपको पता ही है कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं हमेशा ही कि संविधान जो है वो कब लागू किया गया था और कब बना था। लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, बट बना कब था? ये बना है 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जो है वो हमारा संविधान बन के तैयार होता है। लागू 26 जनवरी 1950 को किया जाता है। ठीक है, और इसको संविधान को बनने में जो है वो कितना समय लगा, ये तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा कि 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय जो है वो संविधान को बनने में लगता है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरे जो है वो 3 साल ही होने वाले थे, तो इतना समय जो हमारे संविधान को बनने में लगता है। तो अब ये हमारा संविधान जो है वो यहाँ क्या है कि हमारा संविधान बन के जो है वो तैयार हो चुका है। अब हमारे संविधान को लागू कैसे किया गया उसके बारे में यहाँ थोड़ी ब्रीफ में मैंने थोड़ा सा बताया है यहाँ पर। जैसे मैंने आपको बताया कि संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। अब जो है कि एकदम तैयार होगा तो एकदम तो उसको नहीं अपनाया जाएगा, इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श भी जो है किया जाएगा, मतलब सिग्नेचर वगैरह जो अंत में किए जाएंगे। तो 24 जनवरी, ठीक है, 24 जनवरी 1950 को जो है वो इस पर जितने भी मेंबर्स थे सभी मेंबर्स के सिग्नेचर किए जाते हैं। जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे और जो हमारे अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है उनके भी सिग्नेचर किए जाते हैं। उसके बाद उनको राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। उसके बाद ही जो है वो हमारा जो संविधान है उसको माना जाता है कि हमारा संविधान बन गया।
फिर 26 जनवरी 1950 को इसे जो है वो भारत पे लागू कर दिया जाता है और हमारे देश को एक लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया, मतलब शॉर्ट में बताया एकदम कि हमारा संविधान कैसे बना, क्योंकि मुझे जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स पे ज़्यादा फोकस करना है इस वीडियो में, और डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात कर सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में। ठीक है, एक एक करके मैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स आपको बताऊंगी। तो जैसे कि ये पहला फीचर है, मैंने लिखा है डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भारतीय संविधान है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है। डिटेल में पहली बार तो जैसे जितने भी आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं ना, सभी आर्टिकल्स को भी फर्दर बहुत डिटेल में लिखा गया है, ताकि अगर आर्टिकल्स को डिटेल में नहीं लिखेंगे, उनके अंदर जो बातें कही गई हैं अगर डिटेल में नहीं साफ साफ लिखा जाएगा तो कोई भी अपना ही मीनिंग निकालने लग जाएगा किसी भी जो आर्टिकल के अंदर जो बातें की गई हैं। इसलिए सब बातों को डिटेल में लिखा गया है, सो दैट कि कोई अपना मीनिंग ना निकाले। और आपको पता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को जो है वो दिया गया है, ऐसा तो कोई भी आके अपनी ही अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करने लग जाएगा। तो इसलिए पूरा डिटेल में लिखा गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारा इसमें अनुच्छेद है, 400 से ऊपर हमारे इसमें जो है वो अनुच्छेद जो है वो है हमारे संविधान में। और आपको पता है कि बहुत अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, संशोधन होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उन सभी संशोधन को भी इसमें शामिल कर दिया जाता है, तो और ज़्यादा हमारा संविधान विस्तृत होता चला जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमारा संविधान है। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तीसरे अध्याय में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, यानी मौलिक अधिकारों की जो है वो वहाँ पर बात की गई है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों की आपको इसमें बात देखने को मिलती है। और मौलिक अधिकारों को भी आपको पता है कि फर्दर बहुत डिटेल में उनको आगे और छोटे और अनुच्छेद में उनके भागों में बांटा गया है कि अनुच्छेद 17 का भाग 1, अनुच्छेद 17 का भाग 2, इस तरह से। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटेल्ड बनता जाता है और उसको हर चीज़ें जो है उसमें शामिल करनी पड़ती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि संविधान के चौथे अध्याय में, आपको ये याद रखना है कि तीसरे अध्याय में, संविधान के तीसरे अध्याय में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं। ठीक है, और हमारे संविधान के चौथे अध्याय में, तीसरे अध्याय में फंडामेंटल राइट्स हैं और चौथे अध्याय में आर्टिकल 36 से लेकर 51, यहाँ पर 51 आएगा। ठीक है, 151 नहीं आएगा, यहाँ पर 51 आएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से 51 तक जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स जो है वो इसमें ऐड किए गए। यहाँ आपको ये 51 लिखना है, ये मत लिखना। ठीक है, तो तीसरे अध्याय में जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक। चौथे अध्याय में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, ठीक है, ये जो है उसमें चौथे अध्याय में बताए गए हैं। उसके बाद संविधान में जैसे संशोधन की मैं बात कर रही हूँ कि अभी हमारे फंडामेंटल राइट्स तीसरे अध्याय में दिए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होती हैं। पहले जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको संविधान में ऐड नहीं किया गया था, बस ऐसे ही बताया गया कि हाँ लोगों के ये मौलिक कर्तव्य होते हैं एक देश के प्रति, बट अब उनको संविधान का भाग बना दिया गया है। तो वो जो भाग 4 है जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, उसी में ही भाग 4A करके, ठीक है, भाग 4A करके जो है उसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्यों को भी जो है वो शामिल किया गया है आर्टिकल 51A में। ठीक है, और ये संशोधन कौन सा किया गया था, ये किया गया था 42 संशोधन। ठीक है, 1976, ठीक है, 1976 में जो है ये संशोधन किया गया था 42 में। और इसमें जो है वो हमारा जो संविधान का अध्याय 4 में अध्याय 4A जोड़कर जो है वो आर्टिकल 51A के अंडर जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं उनको भी संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे संविधान की 11वीं और 12वां जो भाग है,
ठीक है। जैसा भी आपको मैंने बताया कि तीसरे भाग में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, और चौथे भाग में ही जो है वो मौलिक कर्तव्य भी अब शामिल कर दिए गए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि संविधान की कुछ स्पेशल धाराएं, जैसे 352 जो धारा है, 352 एंड 360, ये जो है वो हमारे जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको इमरजेंसी पावर्स देती है कि कोई ऐसे इमरजेंसी आ जाती है देश में, तब जो है वो राष्ट्रपति जो है वो सारे देश का जो शासन है वो अपने हाथों में ले सकता है। ठीक है, आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम जो है इमरजेंसी लगाई गई थी कि सारी जो पावर्स थी, चाहे वो स्टेट सीएम वगैरह थे या मतलब कि इंदिरा गांधी के टाइम जब लगाया गया था, तो जो स्टेट के सीएम थे, प्रधानमंत्री की सारी पावर सब जो है वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती हैं। ठीक है, ये इमरजेंसी पावर जो है, जैसे अगर मान लीजिए कि देश में कोई विद्रोह हो गया बड़ा, या फिर किसी कंट्री ने जो है वो आक्रमण कर दिया है हमारे देश पे, तब शासन की सारी पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी। ठीक है, तो ये इमरजेंसी पावर्स हैं वो आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 360 में मेंशन की गई हैं। उसके बाद हमारे पास आता है संविधान का 11वां और 12वां भाग। ठीक है, 11वें और 12वें भाग में क्या है कि केंद्र यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके जो रिलेशंस हैं आपस में, उनके बारे में डिटेल में बताया गया है कि उनके रिलेशंस कैसे होने चाहिए और कौन कौन सी उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं, कौन कौन से विषय दिए गए हैं, वो सब जानकारी जो है वो 11वें और 12वें भाग में जो है वो मिलती है संविधान के। ठीक है, देन ये पहला फीचर जो है वो मैंने आपको बताया कि डिटेल कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का। ठीक है, उसके बाद है अनरिटन कन्वेंशंस, अलिखित प्रथाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथाएं क्या होती हैं। प्रथाएं ऐसी होती हैं, मतलब जो ऐसे हम कह सकते हैं कि लोगों की मान्यताओं पर आधारित होती हैं, कोई कानूनी जो हम कह सकते हैं मान्यता उनके पीछे नहीं होती है, बस लोगों की मान्यताएं होती हैं जिसे पूरा समाज जो है वो मानता है। आपको पता है हमारे यहाँ बहुत सारी जिस तरह की प्रथाएं चली आ रही हैं कि लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाएंगी, लड़के नहीं जाते, ये सब प्रथाएं ही हैं। ठीक है, इन प्रथाओं को कोई कानूनी कोई वो नहीं है इनके पीछे कि आप अगर आपने शादी के बाद लड़की को ससुराल नहीं भेजा और इसके बदले लड़का लड़की के घर में आके रह रहा है तो आपको कानूनी सजा मिलेगी, कोई ऐसा कोई कानूनी प्रावधान तो नहीं है ना इसके पीछे, जस्ट प्रथाएं हैं, लोग मानते हैं इन्हें। तो आपको पता है कई कई घर जमाई भी बन जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको जो है वो कानून की तरफ से सजा दी जाती है, वो जस्ट प्रथाएं हैं, कोई कानूनी मान्यता नहीं है, उनके खिलाफ आप जा नहीं सकते हो अभी आप न्यायालय में गए कि ये ऐसा क्यों किया, कि वो घर जमाई क्यों बना, ये जस्ट प्रथाएं हैं। ठीक है, समाज की। तो वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ प्रथाएं हैं। प्रथाएं वो होती हैं जो लोगों की मान्यताओं पर आधारित होती है, उनके पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अगर प्रथाओं को कोई नहीं मानता तो आप अदालत में नहीं जा सकते उसके विरुद्ध। ठीक है, उन्हें हम प्रथाएं कहते हैं, उन्हें हम कन्वेंशंस कहते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं जिनको कोई कानूनी आधार उनके पीछे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें जो है वो माना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला है प्रधानमंत्री लोकसभा और मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त जो दल है उसका जो है वो नेता होगा। आपको पता ही है जो प्रधानमंत्री है वो लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है, बहुमत प्राप्त होता है, वो पार्टी उस पार्टी का ही जो एक उम्मीदवार होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ये भी जस्ट एक प्रथा है। ठीक है, कि उसका जो नेता है, बहुमत प्राप्त जो पार्टी है उसका नेता जो है वो प्रधानमंत्री होगा। वैसे वो नेता किसी और को भी चूज कर सकते हैं, पर वो प्रधानमंत्री को ही उस दल का नेता मानते हैं। ये भी एक कन्वेंशन है। ठीक है, उसके बाद है लोकसभा के सभापति का संबंध बहुमत प्राप्त दल के साथ में होता है और उपसभापति का संबंध जो है विरोधी दल के साथ में होता है। ठीक है, ये भी एक कन्वेंशन है, कोई ऐसा कानून में नहीं लिखा गया है कि जो बहुमत प्राप्त पार्टी है उसका मतलब सभापति का जो लोकसभा के सभापति का संबंध बहुमत प्राप्त पार्टी से ही होगा और उपसभापति का संबंध जो है विरोधी पार्टी से ही होगा, अपोजिशन के साथ में होगा। ये भी जस्ट एक कन्वेंशन है, कोई इसमें लिखित तौर पर कोई कानूनी मान्यता जो है इसके पीछे नहीं है कि ये ऐसा जो है वो करना ही पड़ेगा, ऐसा जरूरी जो है वो नहीं है, बस ये कन्वेंशन है। ठीक है, हमारे अगली आती है कि राज्यपाल साधारणतः दूसरे राज्य से लिया जाता है। मोस्ट ऑफ आपको पता है यही होता है कि जो राज्यपाल है जिस स्टेट्स में वो रह रहा है उस स्टेट का उसको मतलब नहीं बनाया, उस जैसे मान लीजिए कि हरियाणा का हमें राज्यपाल बनाना है किसी को, तो वो हरियाणा का पर्सन नहीं होता है, वो किसी दूसरे स्टेट का पर्सन होगा, उसको राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक कन्वेंशन है, कोई वो जरूरी नहीं ऐसा हो। कई बार तो ऐसा किया गया है कि एक ही स्टेट किसी जैसे मान लीजिए पंजाब का जो है राज्यपाल चूज करना तो पंजाब से ही लिया गया है,
ये जैसे माना जाता है, ऐसी कन्वेंशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से, जैसे हर आपको पता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बाद हमारे उच्च न्यायालय हैं हर स्टेट में। तो उन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको नियुक्ति करते समय मुख्यमंत्री से सलाह ली जाएगी, ऐसा जो है वो कन्वेंशन है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सलाह ली ही जाए, ठीक है। देन है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर देता है, ये भी एक कन्वेंशन है। सॉरी। फिर है लोकसभा के सभापति और उपसभापति को साधारणता जो है वो मतलब कि बिना उसके जो है वो चूज किया जाता है उन्हें, मतलब कि बिना किसी विरोध के उनको जो है वो चूज किया जाता है, ये भी एक कन्वेंशन है, विरोध भी होता है कई बार, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा संविधान है वो अलग अलग जो देश हैं उनसे जो है वो लिया गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो हमने कौन से देश से ली है, संसदीय प्रणाली की जो सरकार है वो हमने जो है, और जो कानून का शासन है वो हमने इंग्लैंड से लिया है। आपको पता है कि हमारे संविधान को कभी कभी कुछ जो आलोचक है उधार का थैला भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो हमने दूसरी कंट्रीज से लिया है। बट कुछ लोग इसलिए इसको उधार का थैला कहते हैं कि आपने तो दूसरे संविधानों से चीज़ें ऐड की अपने संविधान में, बट वो लोगों के भले के लिए था कि जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो दूसरे देशों के संविधान में है वो आप अपना लो, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो वही सारी चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना चाहिए। वैसे ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है, और जैसे आप पेपर लिख रहे हो तो आप ऐसे मेंशन करो कि ये चीज़ कौन से देश से ली गई है, तो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है, और नॉलेज के लिए तो है ही ये, ठीक है। तो संसदीय शासन प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे जरूरी बात फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है वो हमने कहाँ से लिए हैं, और जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका, मौलिक अधिकार और न्यायपालिका, ये हमने जो है वो यूएसए से लिए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। देन आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पहली बार क्या होते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स होते हैं कि एक स्टेट के ऐसे कुछ सिद्धांत होते हैं जो उसे फॉलो करने होते हैं, बट वो सिद्धांतों के अगर वो राज्य उन सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो उनके खिलाफ जो है लोग न्यायालय में नहीं जाते, उनके पीछे भी हम कह सकते हैं कोई कानूनी मान्यता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल भी एक राज्य को जो अपने लोगों के लिए भले के लिए काम करना चाहिए, सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवानी चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो लोग न्यायालय में नहीं जाएंगे कि राज्य ऐसा नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ न्यायालय में नहीं जा सकते। लेकिन राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करता ही है, क्योंकि उनको डर रहता है कि जो गवर्नमेंट्स को डर रहता है कि अगर हमने लोगों का भला नहीं किया तो लोग नेक्स्ट टाइम उनको चूज ही नहीं करेंगे, तो इसलिए वो अपने आप ही जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो यही जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो हमने कहाँ से लिए हैं, वो हमने लिए हैं आयरलैंड से, ठीक है, आयरलैंड से लिए हैं। देखो बार दोबारा से रिवाइज करती हूँ मैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म यानी संसदीय शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से लिया है, और कानून का शासन ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हमने, और जो हमारी जुडिशरी है, न्यायपालिका है, ये हमने अमेरिका से लिया है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। और जो संघात्मक प्रणाली की सरकार है यानी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो फेडरल सिस्टम है हमारे यहाँ पर, फेडरल सिस्टम का मतलब होता है कि जो सरकार है उसको विभिन्न भागों में बांट देना, विभिन्न स्तर की सरकारें बना देना। अब हमारे यहाँ यही है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर हर राज्य में एक सरकार होती है, फिर पंचायतें होती हैं, नगर निगम होते हैं, तो हमने सरकारों को कई जो है स्तर में बांट दिया है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी संघात्मक प्रणाली की सरकार है, और ये संघात्मक प्रणाली की सरकार जो हमने कनाडा से लिया है ये, ठीक है। उसके बाद आता है संविधान में संशोधन करने का जो हमने एक जो ये विधि है, ये हमने कहाँ से ली है, ये हमने ली है दक्षिण अमेरिका से, सॉरी ये मैं इसको आपको फिर क्लियर करके बताती हूँ, शायद मैंने यहाँ जो है वो सही से नहीं जो है वो लिखा है, ठीक है। तो ये हमने वैसे अफ्रीका से लिया है, ठीक है। तो ये वाली जो है, उसके बाद हमारे पास आता है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन जो पावर, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो आर्टिकल 352 एंड 360 है, उसमें जो एक राष्ट्रपति हैं उनकी जो है वो इमरजेंसी पावर जो है उनको दिया गया है।
आर्टिकल 352 एंड 360 में राष्ट्रपति की जो इमरजेंसी पावर्स उनको दिया गया है। तो इन पावर्स को हमने कहाँ से लिया है? इन पावर्स को हमने लिया है जर्मनी से। ठीक है, तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए, और आप जब पेपर लिखो अपना तो उसमें ये मेंशन आपको जरूर करना चाहिए। देन नेक्स्ट जो हमारे पास अपने फीचर आता है वो है फंडामेंटल राइट्स की। जो हमारा संविधान है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो आर्टिकल, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अध्याय 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अध्याय 3 में धारा 12 से लेकर 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार जो था पहले उसको क्योंकि मानते थे फंडामेंटल राइट्स में, बट उसे हटा दिया गया और उसको सामान्य कानून में जो है शामिल कर दिया गया। तो हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो मैंने आपको नीचे लिखे हैं। पहले है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 के बीच में आता है। समानता का मतलब है सबके साथ समान व्यवहार किया जाए, समान अवसर दिए जाएं कोई भी काम करने के। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, ये आर्टिकल 19 से लेकर 23 तक है। उसके बाद इनके आर्टिकल्स के बारे में ना मतलब पूरा डिटेल में अलग वीडियो में बनाऊंगी इस पर। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में आता है जो BA 3rd सेमेस्टर का है। ये तो मैं जस्ट फीचर्स है तो इसलिए थोड़ा डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ फंडामेंटल राइट्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। थर्ड आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 24 से 25 में आता है। देन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में आता है। देन सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आर्टिकल 29 से 30 में आता है। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में आता है। और ये जो हमारा लास्ट वाला जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो अधिकार माना जाता है। इसे हम कह सकते हैं मौलिक अधिकारों की, हम इसे आत्मा भी कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं। क्योंकि अगर ये अधिकार नहीं होगा तो हम जो हमारे ऊपर 5 अधिकार दिए गए हैं उनको नहीं बचा सकते हैं। ये अधिकार जो है वो हमें ये अधिकार देता है कि अगर हमारे किसी भी मौलिक अधिकार की उल्लंघना हो रही है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट, कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ न्यायपालिका में जा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक अधिकार जो है वो है। उसके बाद हमारे पास आता है ये कुछ और नए अधिकार हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। पहला है प्रोविज़न ऑफ राइट टू एजुकेशन, RTE के बारे में आपने सुना होगा, राइट टू एजुकेशन के बारे में। ये 2002 में जो है वो हमारा संशोधन था 86, यहाँ B लिख दिया गया है गलती से, यहाँ पर आप 86 लिख लेना है। ठीक है, ये 86 में संशोधन किया गया था। और जो शिक्षा का जो अधिकार है उसको हमारा जो जीने का अधिकार आता है उसके अंतर्गत, यानी आर्टिकल 21A में जो है वो इसको शामिल किया गया। ठीक है, और जिसमें कहा गया कि 14 से जो है वो 16 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको जो है वो फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, और फ्री एजुकेशन जो है वो कब उनको दी जाएगी, 8वीं कक्षा तक है अभी तक फ्री एजुकेशन, उसके बाद थोड़ी फीस ली जाती है। बट 8वीं कक्षा तक, पहली से 8वीं तक बिल्कुल फ्री एजुकेशन है कि खाना फ्री मिलता है, ड्रेस वगैरह बच्चों को सब कुछ फ्री मिलता है, बैग बुक्स सब स्कूल से मिलती हैं। तो ये इस आर्टिकल में जो है वो शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इस आर्टिकल में यही शामिल किया गया था कि 14 से 16 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन दी जाए, और आर्टिकल 21A में इसको शामिल किया गया था। उसके बाद हमारे पास ये आता है राइट टू प्राइवेसी, गोपनीयता का अधिकार, इसको भी आर्टिकल 21 में शामिल किया गया। आर्टिकल 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? आर्टिकल 21 जीने के अधिकार, लाइफ, राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार से संबंधित है, उसमें ही इसको शामिल किया गया। तो ये जो गोपनीयता का अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, इसको 14 अगस्त 2017 को जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने 9 न्यायाधीशों के एक बेंच के द्वारा इस चीज़ को स्वीकार किया कि लोगों को प्राइवेसी का अधिकार भी है। क्योंकि गवर्नमेंट कई बार क्या करती है कि आपकी लाइफ से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन मांग लेती है, क्योंकि ये ऐसा होता है कि कानून के अंतर्गत आ रहा है कि ये कोई क्राइम हुआ है तो चेक करना ही पड़ेगा। तो राइट टू प्राइवेसी में ये है कि आपको प्राइवेसी का अधिकार भी दिया गया, आपकी प्राइवेसी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो ये 2 नए अधिकार थे
ये भी फंडामेंटल राइट्स ही हैं ये, बट इनको अलग से नहीं फंडामेंटल राइट्स में जोड़ा गया है कि हमारे पहले 6 हैं तो ये राइट टू एजुकेशन 7वां बना दिया, राइट टू प्राइवेसी 8वां बना दिया। नहीं, इनको जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके अंदर ही किसी एक फर्दर आर्टिकल में जो है वो जोड़ दिया गया है। पर ये भी हमारे अब फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्राइवेसी हमें पता होने चाहिए, हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, तो इन फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये देन उसके बाद हमारे पास आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ राइट्स हैं हमारे पास, तो कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें निभानी ही पड़ेंगी। तो 1976 में जो है वो 42वां संशोधन हुआ, जिससे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया है। उसमें जो है वो हमारे संविधान के भाग 4A जोड़कर संविधान जो धारा है जो हमारा आर्टिकल है 51A, उसमें जो है वो हमारे ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको शामिल किया गया है। ठीक है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे मौलिक कर्तव्य, उसको पहले संविधान में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन 1976 में 42 संशोधन किया गया और उसमें हमारे संविधान के भाग 4A में आर्टिकल 51A को जोड़ा गया और उसमें जो भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसको शामिल किया गया। ठीक है, देन उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो मैंने आपको बता दिए थे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, इनको जो है वो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 में जो है वो उनको जोड़ा गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने ये जो है वो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कहाँ से लिए और कौन से आर्टिकल के अंडर आते हैं। हमने इनको आयरलैंड से लिया है और ये आर्टिकल 36 से 51 के अंडर जो है वो आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगले कुछ फीचर्स आते हैं। पहला ये है हमारे पास संसदीय प्रणाली की सरकार। संसदीय प्रणाली की सरकार यानी जहाँ पार्लियामेंट हो, जहाँ एक संसद हो, उसे संसदीय प्रणाली की सरकार कहते हैं। और हम आपको पता ही है हमारी संसद है और उसके 2 भाग भी हैं, राज्यसभा लोकसभा। तो हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली की सरकार जो है वो मौजूद है। और हमने संसदीय प्रणाली की सरकार कहाँ से ली है? हमने संसदीय प्रणाली की सरकार, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हमने संसदीय प्रणाली की सरकार और कानून का शासन जो है वो कहाँ से लिया है? हमने ये हमने जो है वो आपको मैंने आपकी बताया कि हमने ये इंग्लैंड से लिया है। ठीक है, ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से जो हमने इसको लिया है। तो संसदीय प्रणाली की सरकार में क्या होता है? पहला कि जो इसमें राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र होता है, जो रियल पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। आपको पता है हमारे यहाँ यही है, रियल पावर किसके पास है? नरेंद्र मोदी के पास है, प्रधानमंत्री के पास है। राष्ट्रपति को जैसे कई लोग साइन मशीन भी कह देते हैं कि बस वो सिग्नेचर ही करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल हम नहीं कह सकते इस चीज़ को। बट आपको पता ही है कि जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति घोषणा करने नहीं आए थे कि भी आज से लॉकडाउन होगा, जनता कर्फ्यू होगा। प्रधानमंत्री आए थे। और जैसे दूसरे देशों के साथ में आपको पता है ज़्यादातर अमेरिका वगैरह जाते हैं संधि वगैरह करने, तो हमारे प्रधानमंत्री ही जाते हैं, राष्ट्रपति नहीं जाते हैं। तो वास्तविक जो पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। तो संसदीय प्रणाली में यही एक इसकी विशेषता होती है। फिर होता है कि जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, जो मंत्रिमंडल होता है वो संसद के जो निम्न सदन है लोकसभा, उसके प्रति जो है वो उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति ही क्यों उत्तरदायी होता है? क्योंकि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं 5 साल के लिए, और जो लोगों के लिए चुने जा रहे हैं यानी लोगों की इसमें पार्टिसिपेशन है, तो इसलिए जो है जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के आगे उत्तरदायी होता है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि लोकसभा में जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उसी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इसीलिए जो है वो लोकसभा के समक्ष जो है वो उत्तरदायी होते हैं। फिर आता है मंत्रिपरिषद का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल होगा यहाँ पर निश्चित नहीं होता है कि इतने टाइम तक काम करेगा। जब तक वो बहुमत के विश्वास में रहते हैं तब तक वो अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कि जो मंत्रियों को पद ग्रहण करते समय राष्ट्रपति द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। मतलब प्राइवेसी की कि कोई भी सरकारी कोई जानकारी आप उसको प्राइवेट रखोगे, ये नहीं कि जैसे मीडिया वालों ने इंटरव्यू लिया और अपने कोई भी प्राइवेट जो जानकारी है सरकार की वो अपने मीडिया को बता दी सीधा जाके, वो नहीं करना होता है। अगर ऐसा होता तो उसको जो है वो दंड दिया जाता है, उनसे उनका पद छीन लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि सर्जिकल स्ट्राइक की जो सारी प्लानिंग की गई थी, अगर वो किसी जैसे कुछ लोगों के पास ही चलो उसकी इन्फॉर्मेशन, तो मान लीजिए फिर भी सभी लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन होती, ठीक है, जो सरकारी लोग हैं, और वो सारा पहले ही प्लानिंग मीडिया को बता देते,
तो ये जो है वो उनका जो है पद छीन लिया जाता, क्योंकि ये गोपनीय रखने वाली बातें होती हैं, ठीक है। तो वो भी इसमें जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इसकी विशेषता आती है। उसके बाद जो हमारे पास अगला फीचर है वो आता है कि रिजिड एंड एज वेल फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो हमारा संविधान है कठोर भी है और लचकदार भी है। कठोर कैसे है कि अगर कोई भी संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत से वो पास होना ही चाहिए, और जो राज्यों के जो विधानसभाएं होती हैं उनकी भी जो है इस पर स्वीकृति जो है, विधानमंडल जो होते हैं 1/2 राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति जो है वो उस पर लेनी ही होती है, तभी जाके आप कोई कानून बना सकते हो, कोई संशोधन जो है वो पास कर सकते हो। तो ये क्राइटेरिया जो है वो ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। तो इतना आसान नहीं है संविधान में कोई भी संशोधन करना, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इस पे। और लचकदार ये भी है कि जो नई चीज़ें आती हैं जो हमारी ज़रूरत के अनुसार जरूरी हैं वो इसमें ऐड कर ली जाती हैं, कई बार इसमें संशोधन कर दिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि राइट टू प्राइवेसी 2017 में अभी संशोधन करके ऐड किया गया है ये आर्टिकल 21 में, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी कि लोगों के प्राइवेट लाइफ भी कुछ होती है, तो उसको संशोधन के द्वारा ऐड कर लिया गया। राइट टू एजुकेशन 2002 में जो है मतलब कि इसको लाया गया था, 9 में इसको लागू किया गया था। तो ये भी था, ज़रूरत थी कि सबको एजुकेशन मिले, तो समय के अनुसार जो परिवर्तन होते हैं, जो ज़रूरतें होती है, उनको संविधान में ऐड कर लिया जाता है। इसलिए हमारा जो संविधान है वो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब लचीला भी है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वजनिक व्यय मताधिकार। ये जो है वो हमारे संविधान की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकतंत्र में जो है वो ये होना ही चाहिए कि लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अगर वो खुद अपना, मगर लोकतंत्र में अगर लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार नहीं है तो वो तानाशाही हो जाएगी, फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। तो हमारे संविधान में हम लोगों को सबको, जो 18 साल और 18 साल से ऊपर के हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार है। तो आर्टिकल 326 में जो है वो ये बताया गया है कि सभी को, जो 18 साल और उससे ऊपर के हैं, सभी को वोट देने का अधिकार है। धर्म, जाति, लिंग, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि आप 18 साल के होने चाहिए, बस, फिर आप वोट दे सकते हो, ठीक है। पर अपराधियों को तो चलो इसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, और नॉर्मल लोगों की बात हो रही है, सामान्य लोगों की जो अपराध नहीं करते, ठीक है। तो उसके बाद आता है आर्टिकल 325 में जो है वो बताया गया है कि एक चुनाव सूची बनाई जाएगी जिसमें जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनके नाम जो है वो ऐड किए जाएंगे। तो इस चुनाव सूची को समय के अनुसार इसको जो इसमें मतलब कि इसमें मॉडिफाई किया जाता है, इससे परिवर्तन इसमें किया जाता है, क्योंकि कई लोगों की मृत्यु हो गई होती है तो उनके नाम हटाए जाते हैं। और आपको पता है समय समय पर जो है वो नए लोगों की 18 साल की एज हो जाती है, उनके नाम ऐड किए जाते हैं। वोटर का आईडी हम बनवाते हैं अपनी, तो वो इस आर्टिकल 325 में चुनाव सूची के बारे में बताया गया है। और अब जो है वो हमें नोटा का अधिकार भी दिया गया है कि अगर हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, हमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप नोटा जाके दबा सकते हो कि आपने नन ऑफ दीज, आपने किसी को वोट नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद है बाई कैमरल लेजिस्लेचर की, हमारी जो विधान पालिका है उसके 2 जो है वो सदन है, ठीक है। विधान पालिका यानी संसद कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये आर्टिकल 79 में जो है वो इस चीज़ को ऐड किया गया है, आर्टिकल 79, ठीक है। आर्टिकल 79 में हमारी जो संसद है, ठीक है, उसके बारे में, हमारी जो विधान पालिका है उसके बारे में जो है वो बताया गया है। और जैसे इसके 2 हाउस हैं, हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स राज्यसभा। तो लोकसभा जो है उसके जो मेंबर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, और इसे निम्न हाउस जो है माना जाता है, मतलब इसको निम्न हम कह सकते हैं कि निचला हिस्सा मानते हैं हम संसद का। और इसके जो मेंबर्स हैं 5 साल के द्वारा लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा को ऊपरी सदन मानते हैं, और इसके जो सदस्य हैं वो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इमरजेंसी पावर्स। वैसे इनके बारे में मैंने बहुत बता दिया कि इमरजेंसी पावर जो है वो आर्टिकल 352 से 360 के बीच में हमारे जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो राष्ट्रपति हैं, उनको दी गई हैं। और कौन कौन सी होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई बाहरी आक्रमण हो रहा है देश पर, या अंदर कोई विद्रोह हो गया है, तब ऐसी स्थिति में जो है वो, या फिर देश की जो मशीनरी है, जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो फेल हो गई, ठीक है, या देश की वित्तीय हालत एकदम खराब हो गई, अगर ऐसे कुछ कारण आते हैं तो राष्ट्रपति जो है वो इमरजेंसी पावर्स का यूज़ कर सकता है, ठीक है।
बट ऐसे बहुत ही कम यूज़ किया जाता है। जब इंदिरा गांधी के टाइम में ही इमरजेंसी लगाई गई थी देश में, उसके बाद तो नहीं लगाई गई है। और बट स्टेट्स में कई बार लगा दी जाती है कि वहाँ बहुत दंगे हो गए हैं, तो हम क्या देते हैं कि राष्ट्रपति का शासन लगा दिया गया है। ठीक है, ये हमारी, उसके बाद ये कुछ और हमारे संविधान की विशेषताएं हैं जिनको मैंने शॉर्ट में जस्ट हेडिंग्स लिखी हैं, बता देती हूँ मैं। रूल ऑफ लॉ, यानी कानून का शासन है हमारे देश में, सबसे ऊपर कानून को माना जाता है। मतलब ये नहीं है कि कानून किसी एक के लिए अलग है, दूसरे के लिए अलग है। कानून के अनुसार हमारा देश चलता है और कानून सभी के लिए समान है और सभी लोग कानून के सामने एक जैसे हैं। अमीर गरीब सबके लिए कानून एक है। ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप यानी हम जो है, जैसे आपको पता है कि हम भारत के नागरिक तो हैं, बट हम अलग अलग स्टेट से भी बिलोंग करते हैं। तो ये नहीं हमारे पास दो सिटीजनशिप है कि भारत की सिटीजनशिप भी है और हर स्टेट की सिटीजनशिप भी है। हमारे पास सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है, एक ही इकहरी नागरिकता है। हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी अलग अलग स्टेट के नागरिक के लिए हमारे पास कोई वो नहीं है कि आप प्रूफ है कि आप स्टेट के वो हो। तभी तो है कि कोई भी किसी भी स्टेट का पर्सन किसी दूसरे स्टेट में जाके रह सकता है, क्योंकि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है। आपको पता है मोस्ट ऑफ लोग काम के लिए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो हमारे पास क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, फिर जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम। अब जॉइंट यानी हमारे पास संघात्मक चुनाव प्रणाली है, एक ही हमारे पास चुनाव प्रणाली है। ये नहीं है कि हिंदुओं के लिए अलग चुनाव प्रणाली है कि हिंदुओं के लिए ये वाले इलाके हैं हिंदू लोग खड़े होंगे और हिंदू उनको वोट देंगे, और ये वाले इलाके में मुस्लिम लोग खड़े होंगे और मुस्लिम लोग ही उनको वोट देंगे, ये वाले इलाके में सिख लोग खड़े होंगे और इनको सिख लोग ही वोट देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सभी के लिए एक ही चुनाव प्रणाली है। बस जो आप योग्य होने चाहिए, जो है जो भी आप शासन कर रहे हो उसको चलाने के, तो आप किसी भी इलाके में कहीं भी खड़े हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास अलग अलग धर्म के अनुसार, लोगों के अनुसार चुनाव प्रणाली नहीं बनाई गई है। फिर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो हमारी न्यायपालिका है, क्योंकि न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम है। न्यायपालिका संविधान को जो है बचा के रखती है, संविधान को सुरक्षित करती है, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है, न्याय करती है। तो उसको स्वतंत्र होना जरूरी है। अगर उस पर किसी तरह का दबाव डाला जाएगा तो न्यायपालिका सही से कार्य नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए न्यायपालिका पे जो है वो कार्यपालिका और विधान पालिका का कोई नियंत्रण नहीं रहता, ये स्वतंत्र है। बाकी कार्यपालिका और विधान पालिका पे एक दूसरे का नियंत्रण रहता है, पर न्यायपालिका पे नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि इसके जो मेंबर्स हैं वो भी 62 एज तक जो इसके सदस्य हैं न्यायपालिका के, यानी न्यायपालिका सदस्य कौन है, न्यायाधीश, वो 62 एज तक अपने पद पे रह सकते हैं। ठीक है, और इनको हटाने के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट लगाया जाता है, जो आसान नहीं होता है लगाना। मतलब ये किसी तरह का इन पर दबाव नहीं होता है। ठीक है, देन है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है जिसको हिंदी में कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा जुडिशियल रिव्यू का, बट इसका अर्थ होता है कि अगर मान लीजिए सरकार ने, विधान पालिका ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो संविधान के खिलाफ है, संविधान की आत्मा के खिलाफ है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। यानी कोई कानून बनता है तो न्यायपालिका उस पर चेक करती है कि वो संविधान के अकॉर्डिंग ही है ना, ये तो नहीं कि संविधान की भावनाओं के उलट जा रहा है। तो इसे जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। ठीक है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। अब जुडिशियल सिस्टम भी हमारा सिंगल ही है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे देश में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, उसके बाद उच्च न्यायालय हर स्टेट में बनाए गए हैं। तो ये सिंगल है, ऐसा थोड़ी है कि हर स्टेट का एक सर्वोच्च न्यायालय भी है और फिर उनके उच्च न्यायालय है। सिंगल है कि पूरे देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय है, फिर सबके उच्च न्यायालय चलो है, बट सिंगल है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है सेकुलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष। पता है आपको कि हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, क्योंकि यहाँ अलग धर्मों जातियों के लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता को लाना जरूरी था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि जो हमारे यहाँ, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि जो हमारा देश है, हमारी जो सरकार होगी वो हर धर्मों को एक जैसा समझेगी। ये नहीं किसी एक ही धर्म को जो है वो बहुत ज़्यादा मान्यता देगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू देगी, बाकी को नीचे दिखाने की कोशिश करेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबको एक जैसा समझेगी। यानी देश का कोई एक धर्म नहीं है, सभी धर्म देश के जो है वो एक जैसे हैं, समान हैं। ठीक है, बट वही वाली बात है कि बोला तो जाता है कि सेकुलर है हमारा स्टेट, पर फिर भी आपको पता धर्म के नाम पे पंगे चलते ही रहते हैं कि सरकारें अलग अलग उसके आती हैं। अब उम्मीदवार कोई कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहा है, ये प्रधानमंत्री मुस्लिम धर्म को सपोर्ट कर रहा है, ये तो चलो चलता ही रहता है।
तो ये थे कुछ वैसे और भी बहुत फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, बट ये कुछ मेन फीचर्स थे जो हमें पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इसमें अभी मैं फंडामेंटल राइट्स पे डिटेल में करवाने वाली हूँ। जो हमारी संसद है उसके राज्यसभा लोकसभा के बारे में डिटेल में बात करेंगे, किसके कितने मेंबर होते हैं, क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।